प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं कि 15 फरवरी को जो आपका 10+2 क्लास का सेट हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही इस सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसके लिंक के साथ साथ आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसकी पीडीएफ भी भेज दी जाएगी, ताकि आप इसको एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करें। और क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है मैथ्स में वो बढ़ता चलेगा। तो आइए देखते हैं कि सेट एग्जाम में जो अभी हमारा 15 फरवरी को हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी। जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का कैन नेवर बी, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका आंसर हो गया नेगेटिव। ठीक इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इसमें कहा है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 5j देन 3b प्लस a इज इक्वल टू। अब देखो आपको क्या करना है, 3 वेक्टर b प्लस वेक्टर a ये हमें कैलकुलेट करना है कि क्या बनेगा ये। अब आप देखें 3b, तो जो b वेक्टर है उसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3i प्लस 15j। वेक्टर b की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस वेक्टर a करना है इसमें। तो वेक्टर a है हमारे पास प्लस 3i प्लस 2j। अब इनको प्लस करेंगे तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, 15j और 2j, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17j। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 3i प्लस 2j, नहीं। नेक्स्ट है, ऐसा नहीं है हमारा आंसर। नेक्स्ट में है 7j, सी ऑप्शन में है 17j एंड नन ऑफ दी, तो 17j। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें कि इफ 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब प्यारे बच्चों, दो वेक्टर है, जब वो इक्वल होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे, यानी कि i कंपोनेंट के साथ i कंपोनेंट इक्वेट कर दे, j वाले के साथ j वाले को इक्वेट कर दे। अब देखो ये 2i है, ये xi है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह से j कंपोनेंट को j कंपोनेंट के साथ इक्वेट करेंगे तो ये यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, दोनों ही प्लस है तो प्लस में रहेगा, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना। मान लो ये -3j होता तो y की वैल्यू -3 होती, तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी हमारे पास 3। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है और वेक्टर c गिवन है। तो हमें इनका सम फाइंड करना है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करें, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। देखो i माइनस 2j और i माइनस 2i और प्लस i। देखो i और ये i 2i हो जाएंगे और माइनस के 2i कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास 0i हुआ, या आप इसको लिखो ही ना। j के लिए माइनस 2j प्लस 4j और माइनस 6j, माइनस 2j और माइनस 6j माइनस 8j और प्लस के 4j, तो माइनस के 4j रह जाएंगे, तो -4 यूनिट वेक्टर j। 2 के 5 के कितने हो जाएंगे, 7 के हो जाएंगे और माइनस के 7 के, ये भी हमारे पास 0 के हो गया। या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हैं -4j, क्योंकि i कंपोनेंट भी 0 है और k कंपोनेंट भी 0 है, तो -4j यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो थोड़े डिस्टर्ब है, तो आप इसको चेक कर लेना कि हमारे पास जब इनको प्लस करेंगे तो ये i
-2i और ये i और i 2i -2i 0 हो गए, ये तो खत्म हो गए। -2j प्लस के 4j और माइनस के 6j और -2j -8j और प्लस 4j, तो माइनस के 4j रह गए। 2k 5k -7k, 2k और 5k 7k -7k, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो -4 यूनिट वेक्टर j रह जाएगा हमारे पास। ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इसमें कहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो हमें जो वेक्टर चाहिए, वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो 8 गिवन है, मैग्नीट्यूड 8, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डायरेक्शन हमें इसकी चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए अगर ए वेक्टर मान ले तो ये है 5i माइनस j प्लस 2k। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास √30। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाई √30। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, यूनिट वेक्टर या फिर इसकी डायरेक्शन। तो ये यहां पे लिख देंगे हम, डायरेक्शन हमें चाहिए 5i माइनस j और प्लस 2k डिवाइड बाई √30। अब इसको बैलेंस करके लिखना आपको किस तरह से। अब आप ऑप्शन देख लेंगे किस तरह से दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 40i माइनस 8j प्लस 16k डिवाइड बाई √30 और √30 सबके डिवाइड में कर दें। 40 डिवाइड बाई √30i माइनस 8 डिवाइड बाई √30j प्लस 16 डिवाइड बाई √30k। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसमें चेक करें 40 डिवाइड बाई √30i, दूसरे नंबर पे है माइनस 8 डिवाइड बाई √30, माइनस 8 डिवाइड बाई √30 और नेक्स्ट है प्लस। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि 40 डिवाइड बाई √30i माइनस 8 डिवाइड बाई √30j प्लस 16 डिवाइड बाई √30k। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें कहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अब ये जो वेक्टर दिया हुआ है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ये है 1 i है ना, i प्लस 2j प्लस 3k। तो डायरेक्शन रेशियो है 1 2 और 3। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे आप इसके। तो इस वेक्टर का, इसको अगर ये मानिए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9। तो ये √14 हुआ। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √14, 2 डिवाइड बाई √14 और 3 डिवाइड बाई √14। अगर वो डायरेक्शन रेशियो पूछता तो फिर यही आंसर होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप देख लेंगे 1 डिवाइड बाई √14, 2 डिवाइड बाई √14 और 3 डिवाइड बाई √14। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले बच्चों हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इसको दोबारा से एक बार करेंगे और ऑप्शन के हिसाब से आप इसकी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, अब देखो ए से बी पे हम लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
डायरेक्शन रेशियो क्या होगी? ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, माइनस 1 यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब यहां से देखो माइनस 1 माइनस ये भी, क्योंकि माइनस के बीच में आएगा तो माइनस 1 ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 हो गया। नेक्स्ट माइनस 2 ये भी माइनस 2 तो ये माइनस के 4 हो गया। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 3 ये 4 हो गया हमारे पास। ये तो आगे डायरेक्शन रेशियोज। अब इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 से ये 4 मिलेगा, यहां से 16 और ये भी 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर भी 16, तो ये रूट 36 हो जाएगा, इससे हमें 6 मिल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी कितने आ जाएंगे? माइनस 2 डिवाइड बाई 6, माइनस 4 डिवाइड बाई 6 और 4 डिवाइड बाई 6, तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो माइनस 1 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 और ये 2 बाई 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो माइनस 1 बाई 3, माइनस 2 बाई 3 एंड 2 बाई 3 ये हमारे पास बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें कहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2, लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 2 एंड वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 12, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इज, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे किसके साथ करेंगे तो एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए, इसकी जब इसके साथ की, नेक्स्ट माइनस ए डॉट एक्स और माइनस ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू 12। हमें पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, और ए डॉट ए इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। दोनों ही रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्स डॉट एक्स को इस नियम के हिसाब से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये x डॉट ए, इस a डॉट को भी, a डॉट एक्स को भी इस नियम के हिसाब से हम x डॉट ए लिख सकते हैं, x डॉट ए माइनस a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर दैट इज 12। अब ये तो कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 2, 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस का 4 12 आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इज 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर इज 16, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज 4, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता तो प्लस का ही लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में थे हमारे पास 2, 144, 4 एंड 10, तो 4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 12, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सॉरी √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 12 एंड हैविंग a डॉट बी दैट इज √6, एंगल निकालना है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा दैट इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो cos थीटा ये हमारे पास हो जाएगा, a डॉट बी है √6, ये है √3 और 12, मैग्नीट्यूड a की वैल्यू रख दी, मैग्नीट्यूड b की वैल्यू, cos थीटा इसको हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और ये देखो √3 और ये 12 है, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास cos थीटा, cos थीटा हमारे पास आ गया, cos थीटा इज √2 डिवाइड बाय 12। अभी ऑप्शन के साथ थोड़ा सा मैच कर लेंगे आप इसको, कि कहीं से किसी ऑप्शन के साथ ये क्या मैच होता है। यहां पे
अगर हम 10th क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं cos 7 डिवाइड बाई 5, cos इनवर्स 5 डिवाइड बाई 7, cos 5 डिवाइड बाई 7 एंड cos इनवर्स 7 डिवाइड बाई 5। सॉरी, हमने गलत ऑप्शन पढ़ लिया। ये हमारे पास 9th जो क्वेश्चन था वो है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पाई बाई 3, 9th में पाई बाई 3, पाई डिवाइड बाई 2 और पाई डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक बात देख लेते हैं, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी कहीं पे स्टेटमेंट में। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 12। √3 लिखा और 12 लिखा। ए डॉट बी इज √6। अब हमारे पास cos थीटा ये फॉर्मूला होता है, हमने ये वैल्यू रख दी और यहां से जब हमने सोल्व किया √6 को लिखा √3 इंटू √2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये √2 डिवाइड बाई हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहां से तो किसी भी ऑप्शन में ये कहीं कोई मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास ये बनता है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो हमारे पास ये बनता है और इसके लिए हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, cos इनवर्स √2 डिवाइड बाई 12 ये बनता है। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं बनता है हमारे पास। और अगर हम इसको इनमें से किसी ऑप्शन के साथ मैच करना चाहें तो यहां पे हमारे पास √3 √12, यहां पे ए डॉट बी हमारे पास √12, ये थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हमारे पास। ऐसे इसके हिसाब से हमारे पास यही बनता है, क्योंकि ये आंसर तब आएंगे जब हमारे पास टेबल की वैल्यू आ जाए। मान लो हमारे पास cos थीटा सोल्व करने के बाद 1/2 आ जाए तो फिर इस तरह का ऑप्शन आ सकता है ना हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3, या हमारे पास 1 डिवाइड बाई √2 आ जाए तो हम लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाई 4, या फिर हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2 आ जाए तो हम लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाई 6। तो इस तरह से, ऐसी तो है नहीं हमारे पास, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं बनी है। तो ये इस तरह से जब हमारे पास जो टी रेशियो की टेबल है उसमें से कोई वैल्यू ना आए तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इनवर्स में होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो है cos इनवर्स √2 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसके सारे ही ऑप्शन सही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर ये इनमें मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी उस हिसाब से हमें बनाने के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम इसको बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट इनकी करनी पड़ेगी कि हम उस तक पहुंच सके। फिलहाल हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं कि इसके लिए जो आंसर है वो ये है। आपको तो इस तरह से सोल्व करते हुए चलना है। अगर टी रेशियो की टेबल की कोई वैल्यू आ जाएगी तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, cos इनवर्स में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। एक को अगर हम a मान लें 3i माइनस 2j प्लस k, और दूसरे को वेक्टर b मान लें, यह है i माइनस 2j प्लस 3k। तो हमें इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k एंड नेक्स्ट इज i माइनस 2j प्लस 3k। तो एंगल का फॉर्मूला तो वही है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, तो ये रूट 14 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर तो 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, तो ये भी रूट 14 हो गया। और a डॉट b दैट इज इक्वल टू 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 2 की माइनस 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा,
और 1 की 3 के साथ करेंगे तो ये भी हमारे पास 3 आएगा, तो ये हमारे पास 10 हो गया। यहां पे रख देते हैं ये 10, यहाँ पे √14 और ये भी √14, तो ये 10 डिवाइड बाई 14 ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 7। अब देखो cos थीटा की वैल्यू अगर 5 डिवाइड बाई 7 है तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 5 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, cos इनवर्स 5 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इफ द टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज 3 एंड a डॉट b इज 4। तो यहां से कह रहे बच्चों आप देखेंगे इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मोड में हम उसका स्क्वायर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर लिखेंगे पहले, और हमें पता है कि a डॉट a ये मैग्नीट्यूड a स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्मूले को इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। अब यहां से देखो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि ये सारा ही एक वेक्टर है, इसको डॉट a माइनस बी लिखा इस रिजल्ट के बेस पे, क्योंकि a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर भी तो a डॉट a होगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इन दोनों का डॉट हो जाएगा। अब यहां से देखो इसके साथ a डॉट a, नेक्स्ट माइनस a डॉट b, नेक्स्ट माइनस b डॉट a, और नेक्स्ट प्लस हो जाएगा b डॉट b। अब हमें यह भी पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो a डॉट b डॉट a के इक्वल होता है, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। अब देखो a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं, तो दोनों इक्वल है और माइनस है, तो ये माइनस 2a डॉट b हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास मैग्नीट्यूड a 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस a डॉट b 4 है, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, मैग्नीट्यूड b स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारे पास 13 माइनस 8 5 आ जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर है, लेकिन हमें तो क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये √5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया √5। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है। पहले बच्चों ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखेंगे इस तरह के सभी क्वेश्चन में पहले हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर को उनके डॉट के रूप में लिखते हैं और उसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो है 2i प्लस 3j प्लस 2k और दूसरा है 2i प्लस 3j प्लस 2k और i प्लस 2j प्लस k। और क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन द वेक्टर i प्लस 2j प्लस k। इस वेक्टर की इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b हो गया, तो हमें क्या निकालना है, a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये क्या होता है, एक इसका फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। अब देखो a डॉट b दोनों की डॉट 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1, तो ये 10 डिवाइड बाय √6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में थोड़ा सोल्व कर रखा है, यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये 10 डिवाइड बाय √6 और ये √6 डिवाइड बाय √6। अब यहां से हमारे पास 10 √6 डिवाइड बाय 6 हो गया, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ गया, तो ये 5 √6 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आंसर दिए हुए हैं, 5 √6 डिवाइड बाय 3, 5 √6 डिवाइड बाय 3, सी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था, क्योंकि 11 पहले ही हो चुका है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, इसमें कहा गया कि इफ एंगल बिटवीन any two vector a and b is 0, angle between any two vector a and b is 0, then the value of a dot b is, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन में दे रखा है 1 ab माइनस ab और 0। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे a का मतलब मैग्नीट्यूड a के स्केयर से है। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्केयर को हम सिंपली a भी लिख देते हैं और मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड ए का, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको सिंपल ए से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी को सिंपल बी से लिखते हैं। अब ये क्या है कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब प्यारे बच्चों ए डॉट बी होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, थीटा तो 0 है तो कोस 0, तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो ए डॉट बी दैट इज मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। ये आंसर था हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसको सिंपल ए से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसको सिंपल बी से लिखते हैं, तो ए भी आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा ये हमें कैलकुलेट करने हैं। इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है i प्लस अल्फा j प्लस बीटा k दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 वेक्टर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होगी ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिलता है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये 0 वेक्टर है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब पहले बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसको, i j k 2 6 27 1 अल्फा और बीटा, ये हमारे पास 0 वेक्टर के इक्वल है। i इंटू कितना आ जाएगा 6 बीटा माइनस 27 अल्फा, i इंटू 6 बीटा माइनस 27 अल्फा माइनस j इंटू यहां से j के लिए 2 बीटा माइनस 27 प्लस k इंटू k के लिए 2 अल्फा माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि 0i प्लस 0j प्लस 0k है। अब देखो कंपोनेंट i वाले कंपोनेंट j वाले और k को इक्वेट कर दो। 6 बीटा माइनस 27 अल्फा दैट इज 0, ये वाला इसके साथ इक्वेट कर दिया। यहाँ पे 2 बीटा माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वेट कर दिया इसको। आप माइनस लेना चाहिए तो ले ले क्योंकि इक्वल टू 0 है तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। नेक्स्ट 2 अल्फा माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, ये वाला इसके साथ इक्वेट कर दिया। अब यहां से तो देखो दोनों ही है, इसमें से आप 2 बीटा दैट इज 27, बीटा इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2, तो बीटा की वैल्यू आ गई। यहां से 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 और बीटा की वैल्यू आ गई 27 बाई 2। यहां पे अगर आप देखें 3 और 27 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये बड़े क्वेश्चन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर हम, इसमें कहा गया है कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, थीटा एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, देन
A dot B its magnitude, that is equal to A cross B its magnitude when theta is equal to, ऑप्शन दिए हुए पाई डिवाइड बाय 4, पाई डिवाइड बाय 2, पाई और 0। ये कह रहा है ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और ए डॉट बी इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल है। अब जो ए डॉट बी होता है हमारे पास वो होता है मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कोस थीटा, और जो ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा एन कैप। एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, तो ये तो पहले ही मैग्नीट्यूड है ए, बी और कोस थीटा, हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। यहां से ठीक इसी तरह से अगर ए क्रॉस बी इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, साइन थीटा, और यहां पे जो एन कैप है, एन यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये हमने छोड़ दिया। अब उसने कहा कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कोस थीटा इक्वल है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो कोस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां पे आ गया। तो कोस थीटा और साइन थीटा कब इक्वल होते हैं? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई डिवाइड बाय 4, 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं, तो 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनेगा। सोच के देखो, वैसे यहां से 45 रखते हैं तो ये हमारे पास 1/√2 हो जाएगा। तो इससे जो आंसर मिला हमें वो मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और 1/√2। और यहां पे रखोगे, इसमें रखोगे कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये दोनों तो यही है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो यहां से भी मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये 1/√2, तो दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि 45 डिग्री पे ये इक्वल हो गया आपस में। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन है हमारे पास, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट, जे के बाद है आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। अब ये हमारे पास दिया हुआ है जे के, एक बार चेक कर लेते हैं, आई जे के, यहाँ पे जे के, यहाँ पे आई के और यहाँ पे आई जे। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे अगर मैं के लगा दूं तो आई से जे पे और जे से के पे, तो आई क्रॉस जे ये के है, और जे क्रॉस के, जे से के पे जाएंगे तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई, के से आई पे चलेंगे तो जे आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि ए क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो, जे से के पे चलेंगे, जे से के, ठीक है, तो आई डॉट आई बन गया, ये यहां से आई बन गया, प्लस जे डॉट आई से के पे, नहीं ये क्या होता है, के से आई पे होता है जे, तो ये आई से के पे तो माइनस का जे हो जाएगा, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस जे प्लस के डॉट आई से जे पे के आ जाएगा, ठीक है। अब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे भी 1 लेकिन माइनस का 1, और के डॉट के भी 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इनको ध्यान रखने का तरीका ये है कि आई से जे पे, जे से के पे, इस तरह से। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये 1 होते हैं, और आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के
जे डॉट आई ये सारे के सारे जीरो होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन जाएगा, और cos 90 कितना होता है वो हमारे पास जीरो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये बड़े क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये तीनों रिजल्ट अगर कहीं ये उल्टे हो गए तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। दूसरी बात, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 1, और आई डॉट जे ये 0, आई डॉट के ये भी 0, जे डॉट के ये भी 0, और इनके जैसे आई डॉट जे अगर 0 है तो जे डॉट आई भी होगा 0 होगा, आई डॉट के 0 है तो के डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट के अगर हमारे पास 0 है तो के डॉट जे भी 0 हो जाएगा। बाकी के सारे जो भी कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे जो फर्स्ट 16 क्वेश्चन है वो वेक्टर अलजेब्रा से दिए हुए हैं, और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है, सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में करते हैं। देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज 0। जब x की वैल्यू 0 होगा 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। व्हेन y इज 0, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इसको 0 0 के लिए अगर चेक करें, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये ट्रू है। यानी कि इसका जो ग्राफ है वो 0 0 का, क्योंकि हमने 0 0 के लिए चेक किया ना, ओरिजिन के लिए चेक करा है, तो उसका जो ग्राफ है वो 0 0 को कंटेन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 के लिए देखें तो व्हेन x इज 0 y इज 6, 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6। व्हेन y इज 0 3x इज 12, x इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास। 0 0 के लिए चेक करें, 0 प्लस 0, इसमें x और y की वैल्यू 0 रख देते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। और यहां से इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो जो भी विजिबल रीजन होगा वो वहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। x डैश y y डैश। आपको ध्यान रखना है ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यही है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरह से उसने दे दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर हम ब्लूप्रिंट देखें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो यहां से इस चैप्टर से लीनियर प्रोग्रामिंग से आपके फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है फिलहाल, क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन की भी रिवीजन करवा रहा है, तो हमारा इन क्वेश्चंस को करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 हमें रफ नोट करना है। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 0। When x is 0 y is 4, when x is 8 7, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, 7 और 8। When x is 8 y is 0, तो ये हमने इसको मिला देते हैं इसके साथ और इस पे 1 लिख देते हैं। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। 0 0 के लिए 2 है तो इधर 0 0 की तरफ। अभी इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास रीजन मिल गया हमें। अब इसको और इंक्लूड करेंगे तो और इसमें से देखते हैं क्या इंटरसेक्शन में आएगा। 0 6 ये हो गया हमारे पास, और 4 0 ये हो गया हमारे पास। 0 0 के लिए ये भी ट्रू है, हमारे पास ये भी 0 0 की तरफ, यानी कि इस रीजन में से ये वाला कट गया, तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। अब देखो ओ जो पॉइंट है वो 0 0 है, हमें पता है। ए पॉइंट
इसको अगर हम ए माने तो ये हमने खुद ही लगाया 40, बी पॉइंट इसको मान लेते हैं, इसका भी हमें नहीं पता है, और जो सी पॉइंट है वो भी हमें पता है कि 04 है। बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब बी पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करोगे। एक तो है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और एक है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इनको आपस में सोल्व कर देते हैं, बी पॉइंट आ जाएगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 इसके अंदर रख देते हैं, तो ये 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो x हमारे पास 2 आ गया और y हमारे पास 3 आ गया। अब हमारा z है जो वो है माइनस 3x प्लस 4y। तो यहां से z की वैल्यू देखो, 0 0 से तो ये 0 ही हो जाएगा, 0। नेक्स्ट यहाँ पे x की जगह पे 4 रखना है, तो ये z आ जाएगा माइनस 12 और y की जगह पे 0, तो ये 0, तो माइनस 12 भी मिला। इसके लिए x की जगह पे 2, तो ये माइनस के 6, y की जगह पे 3, तो ये प्लस के 12, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे z x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4, तो ये 16, तो ये टोटल 16 हो जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू के लिए पूछा गया है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, क्योंकि ये माइनस 12 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसमें माइनस 12 आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ओनली मैक्सिमाइज, ओनली मिनिमाइज, नन ऑफ दिस। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग, मेरे बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस लिए हम कर रहे हैं, इससे हम मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर रहे हैं और मिनिमम भी। तो मैक्सिमाइज करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए, ये सिर्फ मैक्सिमाइज के लिए तो नहीं है या फिर सिर्फ मिनिमाइज के लिए नहीं है, दोनों ही है हमारे पास। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास एक और इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिनिमम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। स्टेटमेंट थोड़ा ठीक नहीं है, या तो सीधा ही लिखे कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, इस तरह से हो। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें चेक करना है। जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 5x प्लस 10y है, और जो कंडीशन है वो है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, और एक है हमारे पास x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये था, यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो ये 4 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास 5। अब यहां से पता है हमें जो फिजिबल रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब ये जो बाकी की कंडीशन है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए पहले हम फिजिकल रीजन चेक करते हैं। यहाँ पे हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 लिखते हैं। when x is 0, y is 60, क्योंकि 2y इज इक्वल टू 120, तो y इज इक्वल टू 60। when y is 0, x is 120। 0 0 के लिए 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, ट्रू। 0 0 कंटेन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 60, when x is 0, y is 60, when y is 0, x is 60। 0 plus 0 is greater than equal to 60, 0 is greater than equal to 60, ये false है, यानी कि 0 0 को कंटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट x minus 2y is equal to 0। अब यहां से देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 है,
और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो हम क्या करते हैं, तो एक तो x 0 y 0 हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 60 ले लेते हैं। y की वैल्यू हमने 60 ले ली, 60 यहाँ पे रखेंगे, माइनस के 120 इधर आके प्लस का 120, तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी। हमने 1 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी जो स्केल है वो थोड़ी बड़ी है, तो हमने उसी स्केल में इसको ले लिया है। इस तरह से हमारे पास हमने ये, अब इसको चेक बाद में करेंगे, पहले इसको प्लॉट करते हैं, क्योंकि 0 0 से पास करता है तो 0 0 को लिए हम इसको चेक नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम ले रहे हैं 20, 40, 60, 80, 100 और 120। यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100 और 120। x, x डैश, y, y डैश, -20, -40, -60, -80, -20, -40, -60, -80। अब when x is 0, y is 60, ये हो गया। when x is 120, y is 0, when x is 0, y is 60, ये हो गया हमारे पास। when x is 120, y is 0, ये हो गया। तो इसको हमने प्लॉट कर दिया, इस पे 1 लिख दिया, और 1 के लिए ट्रू है तो 0 0 की तरफ, यानी कि ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई है ये, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये हमारे पास। अब इसमें से और एरिया कम होगा, x 0 y 60 और y 0 x 60। इस पे हमने 2 लिख दिया। 2 के लिए देखो फॉल्स है, 0 0 की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि दूसरी तरफ जाएगा। अब देखो ये सारा रीजन कट गया, ये रह गया। अब इसमें से भी कम होगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, when x 0 y 0, ये हो गया, और x 120 y 60, x 120 y 60, यहां पे ये हमारे पास थर्ड है। अब ये 0 0 से पास करें तो 0 0 के लिए चेक नहीं कर सकते, 0 0 के लिए कुछ और चेक करना पड़ेगा, इसको छोड़ के कोई और पॉइंट ले लेना। हमने पॉइंट ले लिया 20 और 0, ये कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप 0 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 0 से तो ये पास कर रहे हैं। हमने 20 0 ले लिया, x की जगह पे 20 और y की जगह पे 0, 20 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू। यानी कि इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट की तरफ, यानी कि इधर ऐसे, ये है ना, तो 20 0 ये है इधर, यानी कि ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया। इसको अगर हम नाम दे A, B, C और D, ये 4 पॉइंट आ गए हमारे पास, A B C D। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा यहां से हटा लेते हैं हम इसको। अब ये पॉइंट देखो क्या बनेंगे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। A पॉइंट हमने खुद ही प्लॉट किया है 60 0, 60 और 0। B पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, B पॉइंट है 120 और 0। C पॉइंट ये रहा, देखो 3 से और 1 से बना है। जो C पॉइंट है वो 3rd से और 1 से बना है, इन दोनों से। एक तो है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 और एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, x 60 इसमें रखा, x 60 रख दो इधर आके, तो ये 60 plus 2y is 120, 2y is equal to 120 minus 60, 60, y is equal to 30, तो x 60 y 30, C हो गया। D पॉइंट 3 से और 2 से बना है, 2 और 3 को आपस में सोल्व करो, 2 है हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 60 और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर लो, माइनस
प्लस और माइनस, ये कैंसल, y और 2y, 3y इज इक्वल टू 60, y इज 20, y 20 यहां पे रखोगे तो इधर आके माइनस का 20, x 40 हो जाएगा, तो ये 40 और 20, z हमारा ये है, तो यहां से देखो z कितना बनेगा, 60 से 300 प्लस 0 यानी कि 300 ही मिला, यहां से z 120 की 5 से करेंगे 600 प्लस ये भी 0, तो ये 600 हो गया, z 60 300 प्लस ये भी 300 600 हो गया। नेक्स्ट 40 200 प्लस ये भी 200, ये 400 हो गया। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 600, 2 पॉइंट पे है मैक्सिमम वैल्यू, ये तो हमारा मैक्सिमम हो गया कितना 600, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई 300, मैक्सिमम वैल्यू 600 है और मिनिमम वैल्यू 300 है। ध्यान रहे मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे है, the maximum value of the function is 600 at x is equal to 120, y is equal to 0 and x is equal to 60, y is equal to 30। लेकिन उसने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पूछा है, तो पहले उसने मिनिमाइज लिखा हुआ फिर मैक्सिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू है 300 और मैक्सिमम वैल्यू है 600, तो 300 600 आंसर हुआ। यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन 300 और 600 है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारे पास द optimal value of the objective function is obtained at the point। optimal value means maximum या minimum, कहां पे मिलता है हमें maximum value या minimum। जब हम maximum या minimum निकालते हैं तो फिजिबल रीजन में हम क्या देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे चेक करते हैं ना, तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो कहां पे मिलेगी, कॉर्नर पे मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन है ऑन एक्स एक्सिस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एक्स एक्सिस पे, जैसे देखो एक्स एक्सिस पे आ रहा है हमारे पास जो मिनिमम है, मिनिमम हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, मैक्सिमम भी हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, दूसरी जगह पे भी आ रहा है, तो ये तो कहीं भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे हो सकता है, किसी और पॉइंट पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विच आर कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, नन ऑफ दिस, तो कॉर्नर पॉइंट पे मिलता है, तो सी ऑप्शन इसका। कॉर्नर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। तो हमें जो ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगी, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।